नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर के आया हूं बहुविकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि क्लास 10 के लिए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि अब 80 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से 20 क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं। तो साइंस के बेसिकली मैं क्वेश्चंस आपके बीच लेकर के आता हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, मतलब उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है उसकी क्या होती है। तो आप इस पर अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको आंसर बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो आधी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी गई है एक वस्तु, जो है ना वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उतनी ही दूरी पर जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो आपको ये बताना है कि उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए, उत्तल लेंस से जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन जाता है तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो आपको बताना है कि कितना होगा। ऐसे ये जो क्वेश्चंस है इसके लिए आप बनाओगे, आपको रफ एक जो है तरीका है जिसमें आप बना सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी। इसका ट्रिक है कि ये हमेशा अगर जहाँ पर वस्तु रखी है वहीं पर अगर उसका प्रतिबिंब बन जाता है, उसके ठीक नीचे वास्तविक प्रतिबिंब, तो उसका आधा जो है उस फोकस दूरी होता है। तो इसका क्या आंसर चला जाएगा? आंसर नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं सारा ऑप्शन नहीं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा आंसर ऑप्शंस पढ़ने से टाइम भी लग जाता है और क्या होता है कि आपके माइंड में कन्फ्यूज़न भी रहेगा। इसलिए ज़्यादा उसके ऑप्शंस पढ़ने कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई तो इसका मतलब है कि दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ने वाली है। तो दूर की वस्तु यदि आपको दिखाई नहीं पड़ रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष होगा। ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में धारा, विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है? तो कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो इसमें जो है क्या आपको बतलाना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जब कभी भी शॉर्ट सर्किट लगता है, तो शॉर्ट सर्किट या जब भी हो जाए, लघु पतन जब भी हो जाए, तो उसमें जो है विद्युत धारा का जो मान है वो बढ़ जाएगा। इसका आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? देखिए इसमें क्या है कि पहला जो ऑप्शन है वो भी निरूपित करता है, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर आई स्क्वायर आर होगा, ये बात सही है। उसके बाद आपका जो है बी सी नंबर देखिए, ऑप्शन बी आई, ये भी होगा, ये भी ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन है कि आई आर स्क्वायर, ये आंसर गलत है, ये नहीं होगा। और लास्ट जो डी नंबर है वी स्क्वायर बाय आर, तो वो भी आंसर होगा शक्ति बराबर, ये भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए जहाँ पर हमको डिस्कशन करने की आवश्यकता पड़ रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मैं आपको डिस्कशन भी करके बतला रहा हूँ। तो आप ऑब्जेक्टिव पर अपना जो है ना पकड़ बना लीजिए, फर्स्ट डिवीज़न तो कोई नहीं रोक सकता, और साइंस में आपको डिस्टिंक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि नेत्र लेंस जो अभी नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। तो इसको पहले समझ लेते हैं आराम से। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो कैसे इसका परिवर्तन होता है? तो देखिए सिलियरी मांसपेशियां होती है, सी नंबर ऑप्शन देखिएगा। तो सिलियरी मांसपेशियों के कारण से जो है सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो खिंचाव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो आँखों में जो लेंस होते हैं उसे अभी नेत्र लेंस कहते हैं। तो उसके फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा कोई भी समतल दर्पण है उसका,
के द्वारा आवर्धन होता है, तो कोई भी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और आपको आसानी से याद भी होगा। तो ये किसका है, Fe यानी कि लोहे का अयस्क है। अगला है कि लोहा का जिंक से लेपित करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी। लोहा के ऊपर अगर आप जिंक चढ़ा दोगे तो ये क्या करता है कि संक्षारण को होने से रोकता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्तीकरण। हिंदी में भी दे सकता है आपको। तो बी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स है। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो असंतृप्त और संतृप्त दो होते हैं। संतृप्त पहले लिखिए, संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। संतृप्त जो होते हैं वो एल्केन में आते हैं, और असंतृप्त में क्या होता है, एल्कीन और एल्काइंस आते हैं। तो यहाँ पर एल्केन के कौन है, प्रोपेन। देखिए पेन लगा हुआ है, प्रोपेन है। 10 नंबर का जो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, इसका मतलब है कि ए के साथ चला जाएगा, प्रोपेन है। एल्केन के लास्ट में यहाँ पर प्रोपेन है। तो मैं पढ़ दूँ आपको कि जैसे मीथेन से स्टार्ट होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इस तरह से बढ़ते जाता है कंटिन्यू। अगला देखते हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन्स में द्विबंधन होते हैं। तो कौन से, किस हाइड्रोकार्बन्स में द्विबंधन होते हैं, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गया, किस हाइड्रोकार्बन्स में जो है द्विबंधन होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आप कैसे बनाएंगे, द्विबंधन यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको बता दें कि एल्केन में एक बंधन होता है, एल्केन एल्कीन में 2 बंधन, और एल्काइंस में 3 बंधन होते, त्रिबंधन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर में से आपको कौन सा होगा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है वो डी के साथ यहाँ पर जो है चला जाएगा, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है आपका वो एल्केन का समूह का है, दूसरा एल्काइन का है, और तीसरा फिर एल्केन का है, और चौथा जो है ना एल्कीन का है। तो एल्कीन के साथ द्विबंधन जो है वो डी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। C2H4 जो है इसका आंसर होगा। और भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से रिलेटेड जो भी वीडियोस आपको चाहिए समझने के लिए, तो आप मेरे चैनल पर रहेंगे तो आपको वो चैनल आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर और किस तरह से इसको लिखा जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन शून्य वर्ग का तत्व है। कौन जो है ना वो शून्य वर्ग का तत्व है। जितने भी जो है आपके अक्रिय गैस या नोबेल गैस होते हैं वो सभी क्या है, शून्य वर्ग में आते हैं। तो और यहाँ पर अक्रिय गैस एक है, सी नंबर ऑप्शन है He यानी कि हीलियम। तो इसका आंसर चला जाएगा हीलियम में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपच का जो उपचार होता है, यानी कि अपच जो हो जाता है, अपच का उपचार करने के लिए आप किस प्रकार के औषधि का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग सुने होइएगा एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा एंटासिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग जो है ना वो किसका हुआ है ये बताना है। तो ऑक्सीडाइजिंग किसका हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ देखिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडाइजिंग कहलाता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। आप ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा तो हो सकता है मे बी कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लें। अगला क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। मतलब कौन जो है ना वो प्रकाश संश्लेषी जो है ना काम यहाँ पर करता है। तो इसमें से आपको बतलाना है, हरित लवक, पत्ती, ग्रान या स्टोमा। तो इसमें से कौन करता है आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक करते हैं प्रकाश संश्लेषण का अंगक। अगला क्वेश्चन है नासिका छिद्र, लैरिक्स और ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर के क्या बनाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो बनाते हैं वो कौन सा बताता है, श्वसन तंत्र बनाते हैं। ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं। सी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि वैसा पोषक जिनमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है क्या कहलाता है।
ये देखिए जंतु जो है ना ठोस या तरल रूप में अगर लेगा तो वैसा क्या कहलाएगा आपको बताना है। या 17 नंबर जो है क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो है प्राणी संपोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें कौन जो है अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की इसमें से कौन विधि है ये आपको बताना है। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन या इनमें से सभी। तो अलैंगिक जनन की इसमें सभी विधियां, मुकुलन भी अलैंगिक में ही आता है, द्विखंडन विखंडन भी किस में आता है, अलैंगिक जनन में ही आता है। इनमें से सभी आंसर चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल का अगर आप द्विखंडन बोलते हैं, विखंडन अगर कर देंगे, सॉरी विखंडन अगर कर देंगे तो उससे क्या बनता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या चला जाएगा, डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। इसमें डी नंबर ऑप्शन में देखिए कि बी और सी यहाँ पर आपका बनेगा। एमिनो अम्ल को अगर आप तोड़ते हो तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है, और कौन बनने वाला है, और आपको कौन सा गैस बनेगा, तो ये है आपका अमोनिया गैस। NH3 को अमोनिया गैस कहते हैं, तो अमोनिया गैस बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किस तरीके से इसमें जल का परिवहन होता है वो बताना है। तो इसका जो तरीका है जल का परिवहन का वो होता है विसरण के द्वारा। विसरण प्रक्रिया के द्वारा एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।